सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश बांगर, साइंटिस्ट, यहाँ पर लुवास में पशु अनुवंशिकी प्रजनन विभाग में कार्य करता हूँ। यहाँ पर मैं बकरी फार्म के तरफ जो उनका स्वास्थ्य प्रबंधन है उसके बारे में काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बकरी फार्म के बारे में जो ज़रूरी बातें वो बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुवास के अंतर्गत जो हमारा बकरी फार्म है, उस बकरी फार्म पे 2 नस्लों का संवर्धन किया जाता है। इसमें एक बीटल है और एक जखराना, इस 2 नस्लें हैं। इन 2 नस्लों को सुधारना के लिए जो भी कार्यप्रणाली वहाँ पर हमने डेवलप की है उसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ फार्म पर इन 2 नस्ल को सुधारित करने के लिए कई सारे प्रकार की कार्यप्रणाली यूज़ की जाती है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें आहार प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन और आवास प्रबंधन, इसके बारे में कार्यप्रणाली को डेवलप किया है। उसी में से कुछ बातें मैं आप लोगों को आपके फ़ायदे हेतु जो बकरी पालन आप करना चाहते हो उसके लिए वो मददगार साबित होगी। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो बकरी फार्म स्टार्ट करोगे या जिसने भी किया हो उनके लिए भी ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस बातों में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बकरी पालन करने के लिए सबसे जो मुख्य बात है वो है नस्ल का चुनाव। हमें आपको सबको पता ही होगा कि भारत में कई प्रकार की नस्लें हैं। उसमें से कुछ मुख्य नस्लें जैसे कि बारबरी, बीटल, जखराना, जमुनापारी, ये नस्लें अपने हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है, जो हरियाणा के साइड के राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में भी पाई जाती है। ये नस्लें हम हमारे फार्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें इनका फार्म खोलने के वक्त कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि हम फार्म किस हेतु खोल रहे हैं। हमें दूध बढ़ाने के लिए या मांस बढ़ाने के लिए या और कोई भी हमारा उद्देश्य हो, किस हेतु के लिए हम बकरी पालन करना चाह रहे हैं। तो ये नस्ल का चुनाव हमारे फार्म जिस हेतु के लिए खोल रहे हैं उस हेतु को ध्यान रख के ही करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो नेक्स्ट हमारा जो कार्यप्रणाली का जो हिस्सा है वो है आवास प्रबंधन। आवास प्रबंधन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बकरी पालन के लिए इतने बड़े चौड़े आवास की ज़रूरत नहीं होती। इवन हम हमारे पास जो जानवर है, जो भैंस है या गाय है, उसके साथ में भी हम बकरी पालन को वहाँ पर प्रस्तावित कर सकते हैं। हमें 2-3 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी इसके आवास के हेतु। एक तो साफ़ सफाई का है, साफ़ सफाई बहुत होनी चाहिए क्योंकि इसके कई सारी चीज़ें जैसे मिंगन है और कई सारी चीज़ें हैं, पानी, कचरा, वो सारा वहाँ जम जाता है, इसलिए साफ़ सफाई का खास करके हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जैसे बकरी ब्याह जाती है उसके बाद बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो, इसके लिए भी हमें काफ़ी चीज़ें वहाँ करनी चाहिए। साथ में स्वच्छ पानी की व्यवस्था, उसके बाद में जहाँ हम चारा डालते हैं वहाँ आपकी साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आवास प्रबंधन के बाद मैं बात करना चाहूँगा प्रजनन प्रबंधन के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि ये जो बकरियाँ है ये 2 साल में 3 बार ब्याह सकती है, तो आप उसी तरह से उनका नियोजन कर सकते हैं। खास करके अगर 2 साल में अगर हमें 3 बार प्रजनन करके अगर उसमें कुछ ट्विन्स भी आते हैं, 2 बच्चे भी आते हैं, तो हमें वो 2 साल में करीब 3 से 4 बच्चे हमें मिल सकते हैं। तो आगे वाले मुनाफे को ध्यान में रख के हमें प्रजनन को भी अच्छे से प्रबंधन करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक तो जो नर का सिलेक्शन करते हो, वो नर का सिलेक्शन आप एक बढ़िया जो नर होगा, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, जिसके बच्चे भी पहले अच्छे आए होंगे, ऐसे नर को आप सिलेक्ट करो ताकि उसके जो आगे वाले जो नस्लें होगी वो भी सुधारित आएगी और अपने ओवरऑल फार्म पे भी सुधारना हो जाएगी। तो प्रजनन विभाग में प्रजनन प्रबंधन में आप देखना चाहते हो कि खास करके जो ट्विन्स आने की जो क्षमता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें खास करके उनके आहार पे ध्यान देना पड़ेगा। खास करके जब भी इनका नर के साथ मेटिंग होता है मादाओं का, उसके पहले 10 से 15 या 1 महीने के आसपास आप इनका जो दाना खिलाते हैं हम उस दाने को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने आहार में मक्के का प्रमाण थोड़ा सा बढ़ा दिया या एनर्जी सोर्स को बढ़ा दिया तो भी 2 बच्चे आने की क्षमता, जो बकरियों की क्षमता है, वो काफ़ी बढ़ सकती है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, मैंने अभी तक आप लोगों को नस्ल का चुनाव,
आवास प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन, इसके बारे में बात की। इसके बाद में मैं जो सबसे मुख्य प्रणाली है वो है आहार प्रबंधन। दोस्तों, आहार अगर हम उचित दे दें तो कई सारी बीमारियां भी हट जाएगी, अच्छी सी ग्रोथ आ जाएगी, एवं उनकी जो रिप्रोडक्शन क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। आहार में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 200 से 300 ग्राम तक हमें दाना खिलाना चाहिए। ग्रेजिंग के साथ साथ हमें सूखा चारा जैसे कि जो अपना ग्राम भूसा आता है वो उसको भी खिलाना चाहिए। नॉर्मली 3 से 4 किलो तक हरा खा लेती है एक बकरी, और 1 से 2 किलो तक सूखा चारा खा लेती है। कॉन्सेंट्रेट की मात्रा 200-300 ग्राम होती है। आप उसको, जैसे बैने का टाइम है या फिर मेटिंग टाइम है, उस टाइम आप उनका दाना 100 ग्राम से बढ़ा सकते हो, ताकि उनमें जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। इस तरह से आप आहार को भी प्रबंधन कर सकते हो। आप अगर कॉन्सेंट्रेट की बात करें, अगर हमें बाहरी मार्केट से भी कुछ कॉन्सेंट्रेट मिल सकते हैं, लेकिन हम घरेलू भी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे गेहूँ हो गया और चना की दाल के वो छिलके हो गए। वो कई सारी चीज़ें हम घर पे भी यूज़ कर सकते, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम लगे और जो हमारा मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो आहार में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। के बाद जो लास्ट का जो है, जिसके लिए हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, वो है स्वास्थ्य प्रबंधन। स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें तो बकरी पालन का जो मुनाफा है वो 2-3 चीज़ों पे आधारित है। एक तो है कि जो बकरी पालन करते हैं, जो बकरी फार्म है, उसमें कम से कम मृत्यु दर हो, कम से कम बच्चों की मौत हो। दूसरा जो है, जो बच्चों का वज़न है, जैसे मान लो कि 6 महीने पे वज़न है, वो 20 से 25 किलो तक वज़न आता है। क्या अगर हम उस वज़न को बढ़ा सके, तो वज़न को बढ़ाने के लिए भी हम स्वास्थ्य प्रबंधन का उपयोग ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य प्रबंधन में हमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सही टाइम पे टीकाकरण कर लो, कीड़ों की जो दवाई है साल में 3 से 4 बार दे दो। उसको आप अलग अलग कीड़ों की दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ दवाई को नाम मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पैनाक्योर है, जिसमें फेनबेंडोज़ल आता है, वो दवाई भी आप दे सकते हो। रिफ्रेश नाम से एक दवाई है, वो भी आप दे सकते हो। आइवरमेक्टिन के टीके आते हैं जो चमड़ी के अंदर नीचे देते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो टीकाकरण जो करते हैं नॉर्मली वो 3 से 4 महीने की आयु पे फर्स्ट टाइम करते हैं। अपने यहाँ मुख्यतः पीपीआर और एंट्रोटॉक्सिमिया, इन 2 के टीकाकरण किए जाते हैं बकरी में। आप इनको 3 से 4 महीने की आयु पे प्रथम तक करके हर सालाना उसको कर सकते हो। पीपीआर के लिए आपको 3 साल के बाद वो टीकाकरण करना पड़ेगा। टीकाकरण और कीड़ों का प्रबंधन के बाद इसमें कई तरह के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि जो प्रेग्नेंट बकरी होती है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और इसके अलावा जैसे बैने के बाद भी उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आप बैने के बाद गुड़ है, मेथी है, इसके साथ साथ कुछ कैल्शियम सोर्स है, कुछ विटामिन सोर्स है, कुछ लिवर टॉनिक्स है, वो आप उसके साथ में दे सकते हो। इससे उस बकरी के दूध भी बढ़ेगा, बच्चों को दूध भी ज़्यादा अवेलेबल होगा, और एनर्जी की जो निगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं वो भी नहीं होगा। तो ये साथ में हम सारी सप्लीमेंट दे सकते हैं, जिससे उचित समय पर जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो जाए। तो दोस्तों, ये मुख्यतः 5 जो मैंने कार्यप्रणाली के बारे में बताया आपको, कि नस्ल का चुनाव, आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, इसको आपको ध्यान में रखना होगा जब बकरी पालन आप करना चाहोगे। अंत में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ जो पशु अनुवंशिकी और प्रजनन विभाग है, उसके अंतर्गत जो फार्म है जहाँ बिटल और जखराना बकरियों का हम संवर्धन कर रहे हैं और सुधार कर रहे हैं, वहाँ से भी आप जो मेल है वो आप खरीद सकते हो, ताकि आपके बकरी फार्म पे सुधारना के लिए यहाँ के जो उत्तम गुणवत्ता के नर है वो आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पर सरकारी 90 रुपये किलो के आसपास यहाँ पर मिल जाते हैं। जितना भी होगा उतना हिसाब से आप यहाँ से वो फ़ायदा उठा सकते हो। धन्यवाद।